और दिल्ली दौरे पे पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जल, थल और नभ में भारत के सामर्थ्य का परचम लहराने वाले सशक्त और शक्तिशाली भारत के शिल्पकार, विश्व पटल पे भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संवाहक, जन जन के दिल में बसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से आज मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की कई परियोजनाएं चल रही हैं, उसको लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड के विकास में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। सभी के बारे में आपने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और साथ ही और देहरादून में वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूंजीगत निवेश 2023-24 के अंतर्गत उत्तराखंड को विशेष सहायता के लिए 951 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य को प्रदान की गई इस विशेष सहायता के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिन महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए राज्य को विशेष सहायता स्वीकृत की गई है उसमें जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की सुविधा के लिए 110 करोड़ रुपए, नैनीताल में मॉडल कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए 61 करोड़ रुपए, 500 बेड के दून मेडिकल कॉलेज के लिए 60 करोड़ रुपए और इसी तरीके से अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग राशि दी गई है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नियो मेट्रो को लेकर कहा कि हमारे यहाँ मेट्रो का काम होना है और ये विभाग की शहरी विकास मंत्रालय के अधीन ही है। हमारे अधिकारी लगातार केंद्र से संपर्क बनाकर चल रहे थे, पर यह मामला पीएमओ ऑफिस तक भी चला गया था। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने ये प्रधानमंत्री से बात की और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये काम जल्द ही स्वीकृत होगा। मेट्रो का काम होना है और हम जिस प्रकार से मेरे विभाग के अधीन ये विभाग भी आता है और उसके लिए हम लगातार हमारे अधिकारी केंद्र से संपर्क बनाए हुए थे और ये पीएमओ लेवल तक चला गया था। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से बात की है। तो मुझे उम्मीद है कि अब हमारा ये काम जो स्वीकृति की स्थिति में बहुत जल्द स्वीकृत होगा ताकि हमारे यहाँ जो ये। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक दिवसीय भ्रमण पे फेयर हेवंस होटल नैनीताल पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं गणेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उद्यान विभाग में हुए घोटाले की उन्होंने जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए थे। डीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर घोटाले में लिप्त अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार का संकल्प है, घोटालेबाजों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। घोटाले में शामिल अधिकारी को यहां पे निलंबित किया गया, उसे लेकर एसआईटी भी गठित की गई और लगातार एक्शन लिया जा रहा है। संदेश सीधा है, जो भी गलत करेगा बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो। तो घोटाले में लिप्त अधिकारी को निलंबित किया गया है, जांच की जा रही है। घोटाला कोई एक दिन में नहीं हुआ। जैसे ही मुझे उत्तरकाशी के प्रकरण की, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने उसकी तुरंत जांच करवाई और उसी जांच के आधार पर उस अधिकारी को निलंबित किया गया। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट जो आई कि प्रथम दृष्टया वहाँ का डीएचओ और डायरेक्टर वो हैं, उसी के आधार पर उनको सस्पेंड किया गया है। और क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया, उनको आरोप पत्र दिया है, उनके आरोप, उनके उत्तर का जवाब दे रहे हैं। लेकिन धामी सरकार का संकल्प है कि कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो बचेगा नहीं, आप निश्चिंत रहिएगा। आपने पूर्व भी देखा होगा कि नकल घोटाले में भी हमने 80 लोगों को जेल। और देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक प्रीतम सिंह को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आगामी छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त होने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इसी तरह प्रदेश कांग्रेस निवर्तमान मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने भी प्रीतम सिंह को शुभकामनाएं दी।
देहरादून में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया और कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है, जिसका नतीजा है कि लोग सरकारी सिस्टम से खफा है। उन्होंने कहा कि रोजगार, कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार ने लोगों को गुमराह करने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। जगह जगह शहर बर्बाद हो रहा है, लेकिन सरकार ने उस पर भी आंखें बंद कर रखी हैं। चमोली के अंदर किस तरीके से जो ट्रीटमेंट प्लांट था उसको संचालित किया जा रहा था, जिसकी रिपोर्ट भी अब आ चुकी है और उस रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट परिलक्षित है कि हर कदम पर क्या नाम, जिस तरीके से सरकार ने और जो एजेंसीज थी उनकी लापरवाही उजागर हुई है, वो आपके सामने है। केदारनाथ के अंदर गर्भगृह में सोने की हम प्लेट चढ़ाने का काम करेंगे, उसके वीडियो भी वायरल हुई। चमोली और उत्तराखंड में दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार में तेजी से तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार अपनी नीतियों में कई परिवर्तन लाने के साथ ही कई नीतियों में बदलाव भी ला रही है। वहीं सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे के मुताबिक मेगा इवेंट से पहले 25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की ग्राउंडिंग मौके पर दिखेगी। प्रयास किया जा रहा है कि आयोजन सफल हो, निवेशकों में एक बेहतर संदेश जाए। साथ ही उनके मुताबिक हर सेक्टर को कवर करने के साथ साथ एक बड़ा संदेश पहले से ही देश विदेश के स्तर पर दिया जा रहा है। ये जो 25,000 करोड़ की ग्राउंडिंग की बात की है, मैंने कहा था जिस समय हमारा मेगा इवेंट दिसंबर में होगा उस समय तक ग्राउंडिंग हो जाएगी। अभी तो प्रोसेस चल रहा है और करीब अभी पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का वक्त है। देखिए, किसी भी परियोजना को चाहे आप 25,000 करोड़ का टारगेट रखें, चाहे 50,000 करोड़ का, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। प्रिपरेशन इस सेंस में कि आपकी सभी पॉलिसीज़ वो अच्छे ढंग से बन जानी चाहिए। हम लोगों ने इसमें लगभग 90% काम पूरा कर लिया है, चाहे वो टूरिज़्म की हो, हमारे लॉजिस्टिक पार्क की पॉलिसी हो, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की हो, सर्विस सेक्टर की हो, और चाहे हमारी ऊर्जा विभाग से सभी पॉलिसीज़ हमारी या तो लगभग तैयार हो गई हैं या वो कैबिनेट से अप्रूव हो चुकी हैं, उनकी गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। क्योंकि जब ये सारी पॉलिसीज़ हमारे हाथ में आ जाएंगी, वो हमारा असली एक टूल होता है। क्योंकि जब हम अपने सभी उद्योग जगत के जो बड़े नाम हैं उनसे जब मिलेंगे, तो हमारे पास ये बताने के लिए होना चाहिए कि हमारे स्टेट की यूएसपी क्या है, हमारे स्टेट में आप क्यों इन्वेस्ट करें। उनको बताएंगे कि हमारे स्टेट में पॉलिसीज़ अच्छी हैं, इसमें काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं हमारे। और देहरादून के डोईवाला क्षेत्र के एक नामी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी स्कूल की मेल पर आई है। स्कूल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड टीम ने स्कूल पहुंच के तलाशी की, हालांकि कहीं कोई विस्फोटक नहीं मिला। फिलहाल एसपी देहात कमलेश उपाध्याय का कहना है कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है और इस प्रकार की धमकी भरा मेल स्कूल को देने वाला जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। कल डोईवाला में एक 12th तक स्कूल है, उसको वहाँ पर एक ईमेल आई थी और जिसमें ये बताया गया है कि आप मतलब जो भी धमकी है उसमें कि आप बम से उड़ा दिया जाएगा तो स्कूल को। उस संबंध में जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल ही कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। और साथ में इस ईमेल ये कहाँ से आई है उसकी जाँच के लिए हमने एसओजी को और साइबर सेल को लगा दिया है। और परंतु हमने प्रिकॉशन के रूप में एसएसपी सर के निर्देशानुसार फिर इसमें हमने पूरे स्कूल में बीडीएस से चेक भी करवा। और सितारगंज में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि बीते 28 जुलाई की शाम दोनों पति पत्नी खेत में लगे ट्यूबवेल में नहाने बोलकर घर से निकले थे। बाद में युवक अकेला घर पर पहुंचा और काफी देर बाद बच्चों की खोजबीन करने पर महिला का शव खेत में मिला। पौड़ी में स्कूली छात्र ने खुद को अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मार ली और गोली लगने से युवक घायल हो गया। गंभीर हालत में युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक घायल युवक सेंट थॉमस स्कूल में 10वीं का छात्र है। और वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने युवक को हायर सेंटर भेजने के लिए चौपर की व्यवस्था की, लेकिन मौसम खराब होने से चौपर नहीं उड़ पाया, जिसके बाद युवक को एम्बुलेंस से ही हायर सेंटर ऋषिकेश एम्स में भेजा गया।
और टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नरेंद्रनगर स्थित तहसील सभागार में चौपाल लगाई, जहां डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और जिलाधिकारी ने पीड़ितों को आश्वस्त किया कि वो खुद भी निरीक्षण करने को मौके पर पहुंचेंगे। इस दौरान जिलाधिकारी ने तहसील नरेंद्रनगर और यहां स्थित कार्यालयों का भी निरीक्षण किया, अधिकारी को निर्देश भी दिए। और वहीं इस मौके पर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जो अन्य विभाग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। अभी यहाँ पर एक जन समस्याओं के लिए हमने एक चौपाल लगाई थी, जहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर आए थे अपनी समस्या लेके, और एक बैठक भी की गई जहाँ पे जो रेलवे से प्रभावित परिवार हैं उनके 4 गांव के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पे सुना गया है और समस्त विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। उनको निराकरण करने के लिए जहाँ कहीं भूस्खलन की संभावना है, कहीं पेयजल लाइन की समस्या है, पानी की, कहीं उनके घरों में जो दरारें आ रही हैं उसके बारे में उन्होंने कंप्लेंट्स किया। हमारे नए डीएम सरारक हैं, उन्होंने हमारी सारी बातें बहुत अच्छी तरह सुनी है। उन्होंने हमको पूरा विश्वास दे रखा है। हमें उम्मीद है कि हमारा काम अब अच्छे ढंग से होगा। तो घरों में जो दरार पड़ी है, कर्णप्रयाग ये जो रेल परियोजना है उसकी वजह से काफ़ी समय से ये लोग अधिकारी जो हैं हम लोगों को गुमराह कर रहे थे, सही सटीक जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन आज जो हमारे टिहरी जिले में नए डीएम साहब आए हैं उन्होंने सकारात्मक विचार रखे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से जो समस्याएं क्षेत्र में उपजी हैं उनके समाधान के लिए लगातार 2 साल से कार्य कर रहे हैं। आज विगत जितनी भी मीटिंग है उसके सापेक्ष में आज। और पूर्व निदेशक उद्यान विभाग हरविंदर सिंह बवेजा के खिलाफ जांच तेज हो गई है और बवेजा के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी के अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो डीआईजी सीआईडी होंगे और एसएसपी अल्मोड़ा, एसपी सीबीसीआईडी हल्द्वानी, कृषि विभाग के अधिकारी भी टीम में शामिल होंगे। इसके साथ ही डीआईजी सीआईडी द्वारा नामित 2 सदस्य भी शामिल होंगे। विशेष सचिव गृह रिधिम अग्रवाल ने आदेश जारी किए हैं और सीएम धामी का भ्रष्टाचार पर यह एक और बड़ा प्रहार है। सीएम धामी ने ही बवेजा को सस्पेंड किया था। देहरादून में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अभी से राज्य सरकार की कई बड़ी पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही हैं, जिन्हें आने वाली कैबिनेट में पेश किया जाएगा। सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि लैंड अवेलेबिलिटी के साथ ही पॉलिसी अभी से तैयार कर निवेशकों के सामने प्रपोजल जमीन की उपयोगिता के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे निवेश के लिए पूरी तरीके से माहौल बन सके। आने वाली कैबिनेट में भारी उद्योग के साथ ही कई अहम पॉलिसी कैबिनेट में आने वाली। तो लैंड बैंक इकट्ठा किया हुआ, लैंड बैंक की जो डिटेल्स हैं वो भी हमारे बुकलेट्स में है। इसके अलावा इन्वेस्टेबल प्रपोजल्स का बुकलेट्स अलग अलग सेक्टर वाइज बनाया जा रहा है और उसके साथ साथ हमारे जो पॉलिसीज़ हैं उसके लिए भी बुकलेट्स बना रहे हैं। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि कई सारे पॉलिसीज़ जो हैं हमारी बहुत अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ बन गई हैं। उदाहरण स्वरूप मैं बताऊँ तो हमारा एमएसएमई का पॉलिसी अभी आगामी कैबिनेट में आने वाला है, ड्रोन पॉलिसी आगामी कैबिनेट में आने वाला है, सर्विस सेक्टर पॉलिसी आगामी कैबिनेट में आने वाला है। इसको छोड़ करके जो ऑलरेडी आ चुके हैं, कैबिनेट से अप्रूवल हो चुके हैं, वो हमारी टूरिज़्म पॉलिसी है जो बहुत हिंदुस्तान के हर स्टेट की पॉलिसी के साथ आप तुलना करेंगे तो ये सबसे अट्रैक्टिव पॉलिसी है। और उसके साथ साथ हमारी मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लार्ज इंडस्ट्रियल पॉलिसी और हमारी ऊर्जा के 2 पॉलिसी, सोलर एनर्जी पॉलिसी और मिनी हाइड्रो पॉलिसी। इसके अलावा एक आयुष की पॉलिसी अभी हमारी आने वाली है। एप्पल मिशन वो नेक्स्ट कैबिनेट में उम्मीद है कि। और लक्सर एसडीएम कार्यालय में आज उप जिला मजिस्ट्रेट से बार संगठन के कई पदाधिकारी और अधिवक्ता मुलाकात करने पहुंचे, जहां बीते महीनों से लगातार जारी दाखिल खारिज संबंधित हड़ताल को लेकर अपना विरोध जताया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा हड़ताल के कारण 7000 दाखिल खारिज की फाइलें लंबित हो चुकी हैं, जिस कारण अब क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और राज्यपाल द्वारा हड़ताल पर रोक के बावजूद भी इस हड़ताल को किया गया है। देखिए, म्यूटेशन की जो प्रक्रिया है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया लगभग 1.5 माह के अंतर्गत कंप्लीट पूरी हो जानी चाहिए और आरके रजिस्ट्रार कानून को कार्यालय में जो हड़ताल है वो खाली म्यूटेशन के लिए 10 मई से कंटिन्यू है। अब 10 मई को 3 महीने का टाइम होगा। इतने में पेंडेंसी कितनी बड़ी होगी,
इसके लिए पब्लिक में बहुत भारी आक्रोश है और हम लोग भी परेशान है क्योंकि पब्लिक हमें कहती है और बार बार मिलने के बावजूद भी यहाँ काम नहीं चल रहा। अभी हम एसडीएम साहब से मिले थे, तहसीलदार साहब भी मौजूद थे। अभी उन्होंने आश्वासन दिया है, करीब 1 हफ्ते का समय मांगा है हमारे से। यह है कि यहाँ म्यूटेशन की फाइलें हैं वो पेंडिंग थी, उनकी 7,000 के लगभग हो गई है। ऊपर से आरके ने हड़ताल कर रखी है 1-1.5-2 महीने से, जबकि वो भी इलीगल हड़ताल है। तो उन्होंने भी गवर्नर साहब का आदेश का पालन नहीं किया है, क्योंकि उसमें 6 महीने का सीधा दे रखा है कि 6 महीने तक कोई हड़ताल नहीं होगी। अगर जो हड़ताल करेगा वो इलीगल है, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहे। हड़ताल इनकी जुगितू जारी है और हमारी पेंडेंसी दाखिल खारिज की 7,000 के लगभग हो गई है। और हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने हमारे कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए हैं। इसलिए हमने आज इन्हें अल्टीमेटम दे दिया है, या तो दाखिल खारिज 2-4 दिन में शुरू करवाए और नहीं तो हम भी यहाँ दरी बिछा के बैठ जाएंगे और बैनामे बंद कर देंगे, बिल्कुल रजिस्ट्री बंद हो जाएगी। कानूनगो के द्वारा म्यूटेशन कार्यों का बहिष्कार किया गया है, ये पूरे प्रदेश में संबोधित किया गया है। इसको लेकर के अधिवक्ताओं के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है कि म्यूटेशन का कार्य नहीं हो रहा, जिससे जनता में रोष है। इसको लेकर के तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि जो उनके पेशकार हैं उनके माध्यम से म्यूटेशन का कार्य प्रारंभ कराएं। और आजकल आपदा का काम चल रहा है, तो अधिवक्ता जो बार एसोसिएशन हमारे पास यहाँ पर आया है उनको भी बता दिया गया कि अगले सोमवार से म्यूटेशन का। और भारी बारिश के चलते हल्द्वानी के गोलापार की सूखी नदी में अचानक पानी आने से विजयपुर गांव का संपर्क कट गया। नदी में पानी अधिक आने से गांव का रास्ता घंटों बंद रहा। बच्चे खतरे के बीच अपनी जान जोखिम में डाल के नदी पार कर स्कूल जा रहे हैं। स्कूल से घर आने में भी बच्चों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। हल्द्वानी से महज 7 किलोमीटर दूरी पर विजयपुर गांव है, जो ब्रिटिश कालीन गांव के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण कई दिनों से यहाँ पे दहशत में हैं। देखिए, सूखी नदी के जब भी इसके कैचमेंट एरिया में बारिश होता है तो कुछ एक समय के लिए, घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए बहुत तेज़ बहाव होता है और पानी का स्तर बहुत ऊंचा होता है। उसके कारण से जो लोग भी उसको नज़रअंदाज करके इसको पार करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे पुलिस विभाग को कि ऐसे जो भी नाले, रपटे या ऐसे सेंसिटिव स्पॉट्स हैं जहाँ पे इस तरीके की दिक्कतें आ सकती है, वहाँ पर पहले ही पुलिस फोर्स तैनात कर दिया जाए और किसी भी दशा में ऐसे व्यक्तियों को नाला या नदी पार करने न दिया जाए। जहाँ तक गांव में बुजुर्ग व्यक्तियों, बीमार व्यक्तियों और उनकी बात है, उनके संबंध में पहले आशा कार्यकर्तियों को निर्देशित किया गया है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, और मेरे द्वारा भी आज एक पत्र लिखा गया है SHO को कि वो ये देखें और ये सुनिश्चित करें कि वहाँ। तो बरसात से जनजीवन प्रभावित हुआ है और बच्चे यहां जान जोखिम में डाल के स्कूल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि सूखी नदी में पानी आने से कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हरिद्वार में लंबित वेतन के भुगतान और काम पर वापस रखने की मांग को लेकर नगर निगम में बवाल हो गया। नगर आयुक्त से वार्ता के लिए पहुंचे सफाई कर्मचारियों और पार्षद प्रतिनिधि कन्हैया के साथ सुरक्षाकर्मी ने धक्का मुक्की कर दी। इससे गुस्साए सफाई कर्मियों ने नगर आयुक्त का घेराव करते हुए नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मी बेहद उग्र हो गए तो माहौल बिगड़ता देख नगर आयुक्त कार्यालय को छोड़कर वहां से चले गए। आरोप है कि नगर आयुक्त ने सफाई कर्मचारियों को काम पर वापस न लेने की धमकी तक दे डाली। पिछले 5 साल से नगर निगम में कार्यरत हैं। पहले नमामि गंगे योजना में उन्होंने कार्य किया, तब उन्हें 6,000 रुपये मात्र कर्मचारी को एक मिलते थे। उसके बाद अब शुभारंभ कंपनी आई है, उसके माध्यम से 15,000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। उनको 40 से 50 दिनों में हटा दिया गया बिना किसी नोटिस के। हम उन्हीं कर्मचारियों की मांग को लेकर आए थे कि बाहर के जो कर्मचारी हैं आउटसोर्स पे उनको रखा जा रहा है, जबकि हमारे हरिद्वार शहर के नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको बिना नोटिस के एक ही दिन में बाहर निकाल दिया जाता है और उनकी तनख्वाह 50-50 दिन का जो काम किया हुआ है उनका वेतन नहीं मिल रहा। अब छोटा कर्मचारी जिसको 10 से 12-15 हज़ार का तनख्वाह मिलती है, उसको 2 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वह अपने घर का पालन पोषण कैसे करेगा। इसी को लेकर जो हमारे मुख्य नगर आयुक्त हैं उनका एटीट्यूड कर्मचारियों के प्रति अच्छा नहीं था और उसी को लेकर विवाद हुआ ही। जो भी कहा सुनी हुई उसी को लेकर। किसके साथ का मुक्ति कुछ नहीं हुई। नगर आयुक्त से हम वार्ता कर रहे थे, एक तो उनमें पेशेंस नहीं है और दूसरा क्या नाम है, वो सुनने की क्षमता नहीं रखते। एक अधिकारी को सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं, वो तो ये कह के चले गए कि मैं नहीं रखूँगा, मैं नहीं रखूँगा। अधिकारियों को नहीं रखा गया तो सारी यूनियन भी इकट्ठे हो गए, उनकी बात रखेंगे और क्या नाम है, जितने कांग्रेस के पार्षद हैं वो भी सब उनकी बातों को लेकर संघर्ष करेंगे।
देहरादून पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो देहरादून के राजपुर क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला को नशे की हालत में अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद महिला का विरोध करने पर उसने उसे मौत के घाट उतार दिया था। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कि संदिग्धता प्रकट होने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था 302 आईपीसी का। उसी का आज अनावरण किया गया है। इसमें जो एक अभियुक्त है राजेश, उसकी अरेस्टिंग की गई है। घटनाक्रम यह था कि जो राजेश के द्वारा बताया गया कि वो महिला से मिला था रेलवे स्टेशन के बाहर और उस महिला को अपने साथ लेकर के आया था और उसके पश्चात कमरे में बैठ करके उसने उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। जब महिला ने उसका विरोध किया तो उसके द्वारा जो है महिला की हत्या कर दी। कोटद्वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बलभद्रपुर में एक बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। राहगीरों के मुताबिक बाइक सवार की बाइक स्पीड ब्रेकर में स्लिप हो गई और वो सड़क पर ही गिर गया, जिसके चलते उसकी मौत हुई। पौड़ी में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आवारा कुत्ते ने स्कूल जा रही 5 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे बच्ची जख्मी हो गई। लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची का इलाज जारी है और इससे पहले भी ये आवारा कुत्ते कई लोगों पर इस तरह का हमला कर चुके हैं। और कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद देगी ने नगरपालिका प्रशासन पर कई सवाल उठाए। देखिए, जिस तरह से आए दिन घटना सुनने को मिल रही हैं, कल आपने देखा होगा कि 7 केस पौड़ी में आए हैं और उनमें एक बच्ची को तो बहुत ही दर्दनाक तरीके से कुत्तों ने काट दिया था, जिसको हायर सेंटर रेफ़र किया गया। उसके बाद आज की भी बात बता दूं मैं आपको कि आज भी 2 केस पौड़ी अस्पताल में आए हैं और टोटल मिलाकर जो है इस समय हमारे पास जो है लगभग 80 केस हमारे पास आ चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार बिल्कुल सो रखी है और सरकार को तो सिर्फ बस एक ही चीज़ सोचती है कि मेरा बूथ मजबूत, वो बस इसी पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात की नहीं है, वो आगामी चुनाव को देख रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए सत्ता पे उनको बैठाया गया था, जिस बात के लिए बैठाया गया था, उससे वो जो है बिल्कुल नज़रअंदाज नज़र आ रहे हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कल हम इसी संदर्भ में जो है जिलाधिकारी महोदय को मिले थे। पिछले 1 महीने में हमने ये नोटिस किया कम से कम 80 केसेस हैं और कल से लगातार अभी तक कम से कम 7 केसेस हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग हुए हैं और उसमें एक छोटी बच्ची भी थी जिसके ऊपर 7-8 कुत्ते ने मामला किया और उसको हमने श्रीनगर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।